मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने स्टार्ट किया था कॉमर्स कैरियर क्लासेस के अंतर्गत, यानी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आए उसमें कॉमर्स का सिलेबस स्टार्ट करें। तो आज मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम में डिलीट हो गया। अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेखांकन का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? लेखांकन का इतिहास। तो हम जानना चाहेंगे कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों है। आपको पता है कोई भी व्यवसाय या बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस में अनेकों लेन देन होते हैं और मानव की स्मरण शक्ति होती है सीमित, और स्मरण शक्ति सीमित होने के कारण सभी लेन देनों का याद रखा जाना संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि मनुष्य ने अपने लेन देनों का लेखा करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। और इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है वो हम पूरा पढ़ेंगे। और इस लेन देन के बारे में प्राचीन रूप से कहावत भी हिंदुस्तान में चली आ रही है। ठीक है, वो कहावत इस प्रकार है, पहले लिख पीछे दे, जे भूल पड़े तो कागज से दे। बहुत पुरानी कहावत है, ये चली आ रही है। तो ये इस बात को सिद्ध करती है कि व्यवसाय में लेन देनों का लिखना अति आवश्यक है। और हम जब इतिहास की बात करते हैं तो पूरे विश्व में इतिहास का लिखित रूप से साक्ष्य केवल वेदों में उपलब्ध है। वेदों से पहले के इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। सभ्यताओं में दबे हुए अवशेष तो मिले हैं, लेकिन लिखित रूप से कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है वो सबसे प्राचीनतम कौन है? वैदिक। तो वैदिक काल के अंदर लेखांकन का वर्णन देखते हैं। तो पहले पता होना चाहिए ये वैदिक काल कौन सा काल था। वैदिक काल है, ये था 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है वैदिक काल। और जब हिंदुस्तान के वेदों की अगर हम बात करें तो वेदों के अंदर भी लेखांकन के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये तो फर्स्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है 4000 ईसा पूर्व। 4000 ईसा पूर्व में एक शहर था जिसका नाम था बेबीलोनिया, और इजिप्ट। ठीक है, यहां पर देखो लेखांकन के साक्ष्य मिले हैं। क्या है बेबीलोनिया? मैं बताता हूं। आपको पता है बहुत सारी नदी घाटी के तटों पर अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ। तो आप नाम सुन चुके हो अरब देश, खाड़ी देश। इसको खाड़ी देश क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान से पूर्व की ओर जाते हैं हम तो एक फारस की खाड़ी आती है, और फारस की खाड़ी के आसपास जो इस्लामिक देश है उनका समूह है, क्या कहलाता है? खाड़ी देश कहलाता है। और खाड़ी क्षेत्र है, उसमें दो नदियां बहती है, एक दजला और एक फरात। और दजला और फरात नदियों के मध्य एक सभ्यता का विकास हुआ, और वो सभ्यता कहलाई मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया इसका नाम इसी कारण पड़ा है, दो नदियों के बीच स्थित होने का। और इस सभ्यता में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें एक थी बेबीलोनिया। और मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? जिसे आधुनिक समय में आप इराक कहते हो ना, उसी का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो यहां पर एक नगर था जिसका नाम था बेबीलोन। और बेबीलोन में आपको पता है मेसोपोटामिया सभ्यता बेबीलोन को उस समय वाणिज्यिक नगरी भी कहते थे। वाणिज्य नगरी का मतलब
जहां पर व्यापार, ठीक है, और व्यापार की सहायक क्रियाएं विकसित रूप से उपलब्ध है। तो उस समय बेबीलोनिया को वाणिज्यिक नगरी कहते थे। और वाणिज्य नगरी कहते हैं इसका मतलब यहाँ पर व्यापार संपन्न अवस्था में था, और व्यापार संपन्न था तो व्यापार के लेखे जोखे भी रखे जाते हैं। तो बेबीलोनिया में क्या हुआ कि वहां के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान और सरकार के द्वारा लगाए गए करों का लेखा विस्तृत और एक सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता था। तो यहाँ पर बेबीलोनिया में साक्ष्य मिले किसके? लेखांकन के, और किसके? वहां के मजदूरी और करों के बारे में। और यहाँ पर लेखा करने के लिए पहले उस समय कोई भैया नहीं थी, एक मिट्टी की पट्टिका होती थी, उस मिट्टी की पट्टिका पर अक्षरों को खोदकर लिखा जाता था। और हर महीने के अंत में क्या होता था, ये जो लेन देन होते थे राजा के सामने प्रस्तुत किए जाते थे। देख लो लेखांकन कितना व्यवस्थित था। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है 2000 ईसा पूर्व। और 2000 ईसा पूर्व अपना एक पड़ोसी देश है चीन। चीन में क्या था? राजकीय लेखांकन। क्या था? राजकीय लेखांकन। ठीक है, ये विकसित अवस्था में था। ठीक है, तो 2000 ईसा पूर्व में चीन के अंदर भी जो राजा था, उन राजाओं के दरबार में लेखांकन या राजकार्य के लिए जो वित्तीय खर्चे होते थे, आय होती थी, उनका एक विस्तृत या विकसित रूप से लेखा किया जाता था। इसके बाद अगर हम चले नंबर 4 पर, तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। देखो ये ध्यान रखना, ये ईसा पूर्व है, ये क्या है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में एक मनु संहिता नामक हिंदुस्तान का ग्रंथ है। और मनु संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ईसा पूर्व 200 से और 200 ईस्वी के बीच हिंदुस्तान में क्या था? लेखांकन का कार्य काफी विस्तृत था। लेकिन इससे पहले तो हिंदुस्तान में वैदिक काल भी हिंदुस्तान का ही था, वेद हिंदुस्तान में लिखे गए थे, यहाँ भी इसका वर्णन आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक महान व्यक्ति हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कौटिल्य नाम से। ठीक है, अब कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम से। कौटिल्य ने पुस्तक क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र नाम से। अब देखो ध्यान रखना, ये कौटिल्य है, मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके दरबार में मंत्री थे और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। क्यों? क्योंकि गणानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना था, तो कौटिल्य के सहयोग से ही बना था। और कौटिल्य को चाणक्य और विष्णु शर्मा के नाम से भी, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कौटिल्य ने। लेकिन ध्यान रखना, ये ग्रंथ है ना, वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं था। इस ग्रंथ का मुख्य विषय था राजनीति। लेकिन इस पुस्तक में कौटिल्य ने मगध के कृषि और वहां के व्यापार और वाणिज्य का भी वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर भी क्या मिलता है? लेखांकन का साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है। इसके बाद में अगर हम करते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र लेखांकन की बात, तो अब ये तो था प्राचीन, अब हम करते हैं आधुनिक लेखांकन की बात। तो आधुनिक लेखांकन में देखिए, ठीक है, आधुनिक लेखांकन में बात आती है 1494 ईस्वी की। कब की बात है? 1494 ईस्वी, जिसे हम कह सकते हैं 15वीं शताब्दी का अंत हो रहा था। तो 15वीं शताब्दी के अंत में यानी 1494 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था लुका पेशियोली।
लुकास पेसियोली। और कहाँ का रहने वाला था? इटली का, इटली के वेनिस नगर में। ठीक है, तो लुका पेसियोली नाम का एक व्यक्ति था, कहाँ का रहने वाला? इटली का। कहाँ का रहने वाला था ये? इटली का। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली है, उस प्रणाली का जिक्र किया था। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किसकी पुस्तक है ये? लुकास पेसियोली। ठीक है, लुकास पेसियोली। और पुस्तक का नाम था डी कॉम्पासेट ठीक है, ये इनकी पुस्तक है डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। पुस्तक का नाम क्या है? डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। किसने लिखी थी ये? लुकास पेसियोली ने। और इस पुस्तक में पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली का जिक्र किया गया। ठीक है, में पहली बार दोहरा लेखा प्रणाली का वर्णन किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो, ये लुका पेसियोली था, वो इटली का रहने वाला था। उसकी भाषा कौन सी होगी? इटालियन। और इटालियन भाषा पूरी दुनिया को थोड़ी आती, नहीं आती। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा विकसित नहीं हो पाई। लेकिन आगे चले तो 1543 और 1543 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है ह्यूज ओल्ड कैसल। ठीक है, इस व्यक्ति ने एक और महत्वपूर्ण काम लेखांकन के क्षेत्र में किया। कब की बात है? 1543 यानी 1543। व्यक्ति का नाम है ह्यूज ओल्ड कैसल। और कहाँ का था ये? लंदन। कहाँ का था? लंदन का। और इसने क्या किया कि ये लुका पेसियोली की जो बुक थी ना, डी कंपासेट स्क्रिप्चर्स, इस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, ने डी कंपासेट पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देखो, अंग्रेजी में अनुवाद किया, और पता है उस समय तक अंग्रेजों ने दुनिया के बहुत सारे देशों में राज कर लिया था, तो दुनिया में अंग्रेजी भाषा है वो प्रचलित हो चुकी थी। तो ये इससे फिर क्या हुआ? दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है वो अन्य देशों तक पहुंचता है। अब इसके बाद और आगे डेवलपमेंट होता है तो आता है 1795 ईस्वी। 1795 ईस्वी। यहां पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है एडवर्ड जोन्स। कौन आता है? एडवर्ड जोन्स। और एडवर्ड जोन्स है एक पुस्तक लिखता है, और पुस्तक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखता है एडवर्ड जोन्स, जिसका नाम है इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो इसने अंग्रेजी में लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का विस्तृत से अध्ययन किया गया, और उसी के आधार पर आज की जो दोहरा लेखा प्रणाली है, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, वो विकसित हुई थी। अब ये तो हमने जान लिया लेखांकन और बुक कीपिंग का इतिहास। इसके बाद हमें अब लेखांकन के एक पद को पढ़ना है। लेखांकन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, किस प्रकार से आगे विकास हुआ,
कौन से सब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, फिर लेखांकन का कार्य कैसे किया जाता है, कौन सी पुस्तकें रखी जाती है, प्रारंभिक पुस्तकें कौन सी होती है, सहायक बहियां क्या होती है, फिर खाता बहियां लेजर क्या होती है, फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस बनती है। उसके बाद हम आगे के जितने भी टॉपिक है करते चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर चुके हैं अकाउंट का पहला पार्ट, और आप ये वीडियो देखने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करना। और वीडियो कैसा लगा प्लीज आपने कमेंट है वो जरूर छोड़ना। थैंक यू।